Good morning students, welcome in Brona Live class. Students, today we are going to discuss in grammar section conjunction exercise 94. Students, इससे पहले का कुछ एक्सरसाइज हम लोग का छूटा हुआ है जो चैप्टर प्रेपोजिशन का है, जिसमें हम लोग को लर्न करने की जरूरत है। एक्सरसाइज 70 से लेकर के 87 तक जो कि फिक्स प्रेपोजिशन है, जब तक उसको हम लोग अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर लेते आगे का एक्सरसाइज बनाने में थोड़ी ना थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए जब भी आपको लीजर टाइम मिले आप वो फिक्स प्रेपोजिशन को जरूर याद करें। जैसे फिक्स प्रेपोजिशन कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, तो वो फिक्स है। प्रेफर के साथ टू आता है, फाउंड के साथ ऑफ आता है, सफ़र के साथ फ्रॉम आता है, तो वो फिक्स प्रेपोजिशन याद रहेगा तो आगे की एक्सरसाइज बनाने में बहुत मदद मिलेगी। अदरवाइज एक्सरसाइज बनाने में वही फ़ायदा होगा आपको कि बस आंसर फिल कर ले रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आपको उस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो फिर बनाने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप उस एक्सरसाइज को याद करें। इसके बाद का एक्सरसाइज जब ऑफलाइन क्लास लेगी तो हम लोग एक्सरसाइज 88 से लेकर 93 तक जो कि प्रेपोजिशन का इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है उसको हम लोग बनाएंगे। कंजंक्शन इसलिए उठाया है चैप्टर को क्योंकि ये समझना भी आसान है और बनाना भी आसान है। ठीक है, हम लोग कल चर्चा किए थे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में। कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, जो जितने सारे पेयर कंजंक्शन हम लोग याद किए थे, जैसे आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, इस टाइप का जो कंजंक्शन था वो सारे कोरिलेटिव कंजंक्शन में आए। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कितने सारे सेंटेंस जो कंडीशनल है, खास करके वैसा दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो एक डिपेंडेंट सेंटेंस है और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस। जैसे मैं यदि ऐसा बोलूँ कि इफ़ यू कम हियर, इतना बोल के चुप हो जाए तो ये सेंटेंस कंप्लीट है क्या? नहीं है, ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो कंप्लीट करने के लिए एक सेंटेंस और बोलना पड़ेगा, इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू इंग्लिश, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो जो सेंटेंस अपना मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड हो, उस टाइप का जितने सारे सेंटेंसेस हैं वो सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आएंगे। इसकी चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो में और इसका रूल्स भी सारा लिखा चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 94 में। और एक्सरसाइज 94 में आपको क्वेश्चन में ये कहा रहा है कि सेंटेंस देखते हुए आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करना है। अब सेंटेंस को देखते जाइए क्वेश्चन को और आप ट्राई करिए कि कौन सा कोऑर्डिनेट है कौन सा सबऑर्डिनेट है। जरा देखिए, यू विल नॉट सक्सीड, तुम पास नहीं हो सकते, तुम सफल नहीं हो सकते या तुम सफल नहीं हो पाओगे अनलेस यू वर्क हार्डर। हार्डर कहने का क्या मतलब हुआ? हार्डर कहने का मतलब हुआ कि जितना आप वर्क कर रहे हैं उससे ज़्यादा। ये कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, जितना आप पहले कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा तभी आप सफल हो पाओगे। इफ़ यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीडेड, तुम सफल नहीं हो पाओगे यदि आप पहले के रिस्पेक्टिव में ज़्यादा परिश्रम नहीं करोगे। तो अनलेस और अंटिल वाले टर्म लिखाए थे, अनलेस या अंटिल, ये बात जब कोई सेंटेंस में दिखे कंजंक्शन के तौर पे, ठीक है, तो आपको कौन सी कंजंक्शन में रखोगे, कोऑर्डिनेटिव या सबऑर्डिनेटिव, याद करिए। अनलेस जो होता है वो लिखा गया रूल में कि ये सबऑर्डिनेटिव में है, सबऑर्डिनेटिव। अब जरा समझिए, अगर आप किसी को ऐसे बोलते हैं अनलेस यू वर्क हार्डर, इतना बोल के चुप हो जाते हैं, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? तो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड है। इस सेंटेंस को यदि इधर रखें, इस सेंटेंस को यदि इधर रख दिया जाए, अनलेस यू वर्क हार्डर, इतना बोल के चुप हो जाए,
तो सेंटेंस कंप्लीट ये नहीं हुआ। मीनिंग के लिए एक सेंटेंस आपको ये कहना पड़ेगा, यू विल नॉट सक्सीड। तो इस टाइप का सेंटेंस जो एक दूसरे पे डिपेंड हो वो कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकंड देखिए, आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, टिल, अनटिल, अनलेस, ये सारे वर्ड उसी में आते हैं। किसमें? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। तो ये टिल लगे होने के कारण भी ये आपका सबऑर्डिनेटिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ब्रेड एंड मिल्क। स्टूडेंट्स जो कल का वीडियो नहीं देखे हैं, हो सकता है इसको समझने में दिक्कत होता होगा, तो सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग में एक कारण बता देते हैं कोऑर्डिनेटिंग का, फिर सबऑर्डिनेटिंग पहचानना के लिए और आसान हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक छोटी सी फॉर्मूला रखिए आप, फैन वॉइस, एफ से फॉर, जो जरूरत पड़ने पर बिकॉज का मीनिंग देगा, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो, और एक एल्स भी होता है, एल्स। यदि इस टाइप का वर्ड किसी भी सेंटेंस में दिख जाए, ये कंजंक्शन फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, एल्स, तो आप समझ लीजिएगा कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। जैसे ही और आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे और से दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, यहाँ पे और हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेकिन इसी को भी ऐसे पूछा जाए, आइदर ही और आई इज गोइंग टू मार्केट, तो ये कहलाएगा को रिलेटिव। आइदर और दोनों पेयर आ जाए, ये पेयर यहाँ आ गया, तो पेयर जब आएगा तो को रिलेटिव उसका नाम पड़ेगा। फिर सिर्फ और है सेंटेंस में, कंजंक्शन के काम में सिर्फ और। जैसे कभी कभी बोलते हैं यू रीड इंग्लिश और यू गो आउट, तो इस कंडीशन में यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है और, ठीक है। और एक चीज और आपको पहचानने का तरीका बताया था कि यदि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही होता है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करे। जैसे आप बोले कि आई एम लेबोरियस, ठीक है, और कोई पर्सन है मान लो, उसके बारे में बोले ही इज लेजी, तो क्या कह सकते हैं इसको, आई एम लेबोरियस एंड आई एम लेबोरियस बट ही इज लेजी। कंजंक्शन को जोड़ दिए बट के द्वारा, ठीक है। तो इस टाइप का सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ेगा। क्वेश्चन थर्ड में देखिए, एंड है ब्रेड एंड मिल्क। एंड के द्वारा दो नामों को जोड़ा गया। किसी भी सेंटेंस में यदि एंड दिखे तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला में लिखा गया है, यू विल गेट द प्राइज इफ यू डिजर्व इट। इफ लग गया, इफ लग जाए, एज इफ लग जाए, एज दो लग जाए, कंडीशनल से रिलेटेड कोई भी वर्ड दिखे तो वो समझ में आए चाहे नहीं, आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगना है। तो यहाँ पे 5 नंबर हो जाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, When you are called, जब आपको बुलाया जाता है, when you are called, ये पैसिव फॉर्म है। when you are called, जब आपको बुलाया जाता है, you must come in at once, तुम्हें तुरंत आ जाना चाहिए, तुम्हें तुरंत अवश्य आना चाहिए। जब आपको बुलाया जाता है उस समय आपको अवश्य आना चाहिए। तो जरा समझिएगा, when you are called, जब आपको बुलाया जाता है, इतना बोल के चुप हो जाए तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? तो समझ सकते हैं ये कौन सी कंजंक्शन होगी? ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट। व्हेन दिख जाए, व्हेन पर दिख जाए, वेयर एज दिख जाए, ठीक है, ये सारे उसी में आएंगे। कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट
डोंट गो बिफोर आई कम। बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले। डोंट गो, जाना नहीं है, मत जाओ मेरे आने से पहले। तो जरा समझिए, बिफोर यहाँ कंडीशन का काम कर रहा है। बिफोर आफ्टर वाले टर्म सबऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट, आई कांट गिव यू एनी मनी फॉर, देख सकते हैं फॉर। आई कांट गिव यू एनी मनी, मैं आपको कोई पैसा नहीं दे सकते क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई हैव नन। तो यहाँ पे फॉर जो वर्ड लिख चुके हैं, फॉर किस में आएंगे? फॉर जो है सो कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट है सिंस। सिंस लग गया, इससे पता चल गया सिंस रहे, देयरफॉर, ये सिंस रहे, एज रहे, बिकॉज रहे। इस टाइप से यदि कोई सेंटेंस दिखे, कोई मतलब कंजंक्शन दिखे किसी सेंटेंस में, तो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। चूंकि आप ऐसा कहते हैं, आई मस्ट बिलीव इट, मुझे अवश्य विश्वास करना चाहिए इस चीज पर। आप ऐसा कहते हैं इसलिए मुझे इस बात पर अवश्य विश्वास करना चाहिए। आप ऐसा कहते हैं, ये अचानक से कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। आप ऐसा कहते हैं, इसका मतलब कोई स्टेटमेंट पहले जिक्र हुआ है, तब आप कह रहे हैं कि आप ऐसा करते हैं। ये कहीं न कहीं डिपेंडेंट है किसी सेंटेंस में। तो डिपेंडेंट वाला और एक इंडिपेंडेंट दोनों आता है तो सबऑर्डिनेट में आता है। 9th के बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 to 15 आप ट्राई करिए, देखिए सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेटिंग पहचानने की कोशिश करिए। हम लोग अभी जस्ट चर्चा करेंगे, इसको अरेंज कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पेयर कंडीशन याद किए जरा बताएंगे, नॉट ओनली के साथ। नॉट ओनली के साथ आप कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, बहुत अच्छा। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, आइदर के साथ और यूज करेंगे, नाइदर के साथ नॉर, वेदर के साथ WHETHER वेदर, WHETHER वेदर के साथ, और अनदर, रादर, एनी अदर, ये सब के साथ कंजंक्शन देयर लगेगा। नो सूनर के साथ भी देयर लगता है, लेकिन मालूम है एज रहेगा तो आगे कंजंक्शन यूज नहीं करना है। आप कॉमा का यूज कर सकते हैं, कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा। हार्डली स्कार्सली रेयरली, हार्डली स्कार्सली रेयरली के साथ, हार्डली स्कार्सली रेयरली बैरली के साथ कंजंक्शन वैन लेते हैं। कहीं कहीं आपको बिफोर भी दिख सकता है, वैन या बिफोर दोनों का ही यूजेस ज्यादातर वैन का ही है। हार्डली स्कार्सली, बिटवीन या बोथ के साथ कंजंक्शन एंड आता है, द रीजन के साथ कंजंक्शन दैट आता है। ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा कंजंक्शन में, तभी आप अच्छे से बना पाओगे। कोरिलेटिव कंजंक्शंस बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मान के चलिए तो कोरिलेटिव से ही पूछता है, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग से। तो आप ऐसे तो इम्पोर्टेंट सब है, रूल से तो इम्पोर्टेंट सब है, याद तो सब करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि याद करो इसको छोड़ दो। कहने का मतलब है कि जो आसानी से याद कर सकते हैं उसको पहले करो, एसेंडिंग ऑर्डर पे चीज़ों को याद करो। जो आपको इजी लगे वो पहले याद करो, उससे देखो डिफिकल्ट कौन है उसको कोशिश करो याद करने का, ऐसे ही धीरे धीरे। बाकी प्रीपोजिशन की जहाँ हम चर्चा किए थे स्टार्टिंग में, उसको अवॉइड करके नहीं चले। एक दिन में कंप्लीट करने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन आप डेली कोशिश करेंगे तो फिर आपको एक दिन ऐसा फील होगा कि प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज मेरे से बन रहा है। पहले आप फिक्स प्रीपोजिशन जो आप लोग को समझाए थे उस पर कमांड करिए, कुछ बेसिक रूल्स बताए थे उसको भी देखिए, ठीक है। जब तक वो हम लोग कंप्लीट याद नहीं कर लेते हैं तब तक उस एक्सरसाइज को हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बनाने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने बता दिया आपने आंसर फिल कर लिया वो कंप्लीट हो गया, नहीं। उस टाइप का या उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी दोबारा पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग चर्चा किए थे। 10 नंबर, he fled, वो भागा। लिस्ट, ये देखो तो ये लिस्ट वर्ड है, होता है लिस्ट, LEST, इसका मतलब होता है सबसे कम। लिटिल का सुपरलेटिव है लिटिल लेस लिस्ट, लेकिन ये लिस्ट का मतलब होता है नहीं तो, वह भागा, नहीं तो आ गया तो समझ सकते हैं क्या होगा आगे। ही शुड बी किल्ड, वह भागा नहीं तो वह मारा जाता है, इस टाइप का सेंटेंस। जरा देखिए, वह भागा लिस्ट, नहीं तो क्या लिस्ट वर्ड लग गया तो खुद सोचिए कैसा कंजंक्शन होगा। सबऑर्डिनेटिव। नेक्स्ट, ये था आपका 10 नंबर। काम करती है 10 नंबर 11। I shall be vexed, if you do that. If लग गया ना स्टूडेंट्स, if लग गया तो कौन सी कंडीशन होगी आपको मालूम है? सबऑर्डिनेट। 12 नंबर, we got into the port, before the storm came on. Before the storm came on. अब यहाँ पे देखिए, अभी हम जस्ट चर्चा किए थे बिफोर या आफ्टर का जो यूज होता है वो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको लेना सबऑर्डिनेट। We got into the port before the storm came on, यानी तूफान के आने से पहले हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? एयरपोर्ट, पोर्ट पे पहुँच गए थे। तो ये भी एक तरह से जैसे आप लोग पढ़ते थे पहले, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, इसलिए स्टॉर्म को आने से पहले हम लोग पहुंच गए थे कहाँ पे? पोर्ट। तो ये भी सेंटेंस कंडीशनली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट 13 नंबर, he was sorry after he had done it. He was sorry. He was sorry after he had done it. He was sorry after he had done it. सोचिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा? He was sorry आफ्टर और बिफोर, अभी जस्ट देखे थे कहीं आफ्टर या बिफोर कोई सेंटेंस में दिखे तो किस कंजंक्शन में आएगा? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। तो देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। 14 नंबर, I didn't come because you didn't call me. I didn't come, मैं नहीं आया, because you didn't call me, क्योंकि आपने मुझे नहीं बुलाया। तो ये because हो गया, since हो गया, as हो गया, इस टाइप का कंजंक्शन जब दिखे तो वो आएगा सबऑर्डिनेट। स्टूडेंट एक चीज देख पा रहे हैं कि ज्यादातर जो इसमें दिया गया सेंटेंस वो सबऑर्डिनेटिव है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंस वही मिल रहा है। नेक्स्ट 15 नंबर, he is richer than I am.
ही इज रिचर बोल लेते तो क्या सेंटेंस कंप्लीट है? ही इज रिचर नहीं, वो ज़्यादा अमीर है, किसके रिस्पेक्टिव में? तो कहीं न कहीं ये सेंटेंस इधर वाले सेंटेंस पे डिपेंड है ये। तो आप 50 नंबर सेंटेंस को भी इसी में रख सकते हैं, सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। 16 नंबर, माई ग्रैंडफादर डाइड बिफोर आई वॉज बोर्न। My grandfather died before I was born। अब ये सेंटेंस को देखें स्टूडेंट, समझें, बनाएं और कोशिश करें कि ये क्या होगा। बिफोर और आफ्टर, फिर मिल गया आपको बिफोर, तो बिफोर कौन सी? सबऑर्डिनेटिंग, बहुत अच्छा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आएगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, ट्राई करिए क्या होगा। आई विल स्टे अंटिल यू रिटर्न। आई विल स्टे अंटिल यू रिटर्न। जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक मैं इंतजार करूंगा। तो जरा सोचिए, अंटिल, अनलेस, ये सारे वर्ड किस में आएंगे? अंटिल, अनलेस, सिंस, इफ, बिकॉज, इवन इफ, ये सारे जो है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आएंगे। ये भी सब ऑर्डिनेटिंग है। सब ऑर्डिनेटिंग जो कंडीशनल बेस्ड हो, या फिर ऐसे समझो कि एक डिपेंडेंट सेंटेंस और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इसको जोड़ने का काम सब ऑर्डिनेटिंग का है। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट, बहुत ईजी है, ट्राई करिए आप। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि कैच मी इफ यू कैन। कैच मी, यदि आप पकड़ सकते हैं तो मुझे पकड़े। तो इफ वर्ड लगा था, अभी जस्ट चर्चा किया, इफ है तो किसमें आएगा? सबऑर्डिनेटिंग। 19 नंबर क्वेश्चन, टॉम रन्स फास्टर देन हैरी। टॉम रन्स फास्टर देन हैरी। टॉम रन्स फास्टर देन हैरी। फास्टर इतना बोल के चुप हो जाते तो क्या सेंटेंस कंप्लीट है? टॉम रन्स फास्टर, ज्यादा तेज दौड़ता है टॉम, किसके रिस्पेक्टिव में? जब तक ये वर्ड नहीं आएगा, ये नाउन नहीं आएगा, हैरी जब तक नहीं आएगा, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स ये भी एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहीं कहीं है, तो ये किसमें आएगा? सबऑर्डिनेटिंग। आप देख पा रहे हैं इधर जितने सारे लिस्ट आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में है। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में कह रहा है कि इज दैट स्टोरी ट्रू और फॉल्स। चलिए बिलाइट फाइनली 20 नंबर, इज दैट स्टोरी ट्रू और क्या वह कहानी जो है वो सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स। तो और मिल गया ना, जब और मिल जाए तो किसमें अगर रूल लिखा हुआ है देखिए और, यदि किसी सेंटेंस में आपको और दिख जाए तो समझ में आए चाहे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। कोऑर्डिनेटिंग, तो देख पा रहे स्टूडेंट्स, मोस्टली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अभी तक 2 या 3 मिला है मात्र कोऑर्डिनेटिंग, बाकी सब क्या है? बाकी सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्वेश्चन 20 के बाद जितना बच गया पूरे एक्सरसाइज में वो स्टूडेंट्स आप ट्राई करके रखेंगे, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और एक बार अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा क्वेश्चन को समझ पाएँ कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो अब तक आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 20, 4, 8, 20, ये 3 क्वेश्चन लगभग हम लोग ऐसा डिस्कस किए हैं। 4, 8, 20, 4, 8 और 20 नंबर का क्वेश्चन जो था, 4 नंबर, 8 नंबर और 20 नंबर, 4, 8 और 20 नंबर का जो क्वेश्चन था वो कोऑर्डिनेटिंग था।
बाकी जितना स्टूडेंट्स अभी आप देख पाए वो सारा क्या था, सब ऑर्डिनेटिव। आगे की एक्सरसाइज और इजी मिलने वाला है, लेकिन इससे पहले कि आप इसको कितना टोटल क्वेश्चन दिया, 33 क्वेश्चन है टोटल, 13 क्वेश्चन तो और बच गया है। इसको आप कोशिश करें, बनाएं, समझें, ठीक है। और इजी है, आप कोशिश करोगे तो जरूर बना लोगे। कल मिलेंगे फिर, तो देखते हैं 13 में 13 किनका सही होता है, ठीक है। आप ट्राई करें।